पूरी दुनिया को पता था कि परिमल नाथवानी का नामांकन पर सवाल कांग्रेस ने खड़ा किया है। पूरे दुनिया को मालूम था, पूरे झारखंड को मालूम था, और कांग्रेस खेमे से यह बात सामने लाई जा रही थी। यह बात भी तय हो चुकी थी कि कांग्रेस विधानसभा के अंदर प्रदर्शन होगा। फिर जेएमएम को जानकारी क्यों नहीं? और कांग्रेस और जेएमएम का दिल नहीं मिल रहा है। प्रणब झा हारते भी हैं, परिमल नाथवानी जीतते भी हैं, तो कांग्रेस का लव लेटर तैयार है। कांग्रेस बदल रही है, पूरे देश के स्तर पर बदल रही है। कांग्रेस को लगने लगा है 2029-30 में उसकी वापसी होनी है। कांग्रेस चाहती है प्रणब जब हारे, प्रणब झा की पराजय हो, तो सारा ठिकरा जेएमएम पर फोड़ दिया जाए। यह कहा जाए कि गद्दारी उस खेमे से। नमस्कार, जोहार, मैं हूं देवेंद्र कुमार। दोस्तों, अक्सर मैं आपको अपने बचपन का दोस्त, लंगोटिया दोस्त जुगनू जुआड़ी की कहानी सुनाता रहता हूं। हर बार वह सामने आता है और नए नए सवालों के साथ आता है, टकराता है। कल भी टकरा गया और टकराते ही पूछा, सब कुछ ठीक ठाक ना? समझ रहे हो खेला? मैंने कहा, कौन सा खेला? कहा, वही राज्यसभा का खेला, राज्यसभा चुनाव का खेला। कौन जीत रहा है? कांग्रेस के प्रणब झा राज्यसभा जा रहे हैं या परिमल नाथवानी अपना जलवा दिखा रहे हैं? मैंने पूछा, क्या जलवा? आंकड़े तो कांग्रेस जेएमएम के पास है। 56 चाहिए, पूरे 56 है। और जब पूरे 56 है, तब खेल की संभावना क्या है? खेल के बारे में सोचना भी गुनाह है। उसने कहा, दोस्त जरा धैर्य रखो। 2008 को याद करो, मधु कोड़ा की सरकार थी और उस सरकार को जेएमएम और कांग्रेस ने समर्थन दिया था। जेएमएम की ओर से तब उम्मीदवार उतारा गया था। उम्मीदवार था किशोरी लाल। जेएमएम के 17 विधायक थे और 11 उसमें से प्रस्तावक बन गए परिमल नाथवानी की। और उसी वक्त परिमल नाथवानी की एंट्री हुई थी। यानी एंट्री के साथ ही परिमल नाथवानी ने जेएमएम में जलवा दिखाया था। और वो जेएमएम जिसने अपना उम्मीदवार उतारा था किशोरी लाल, उसे महज 8 वोट आए थे। मैंने कहा, जुगनू ये कहानी क्यों सुना रहे हो 2008 की? यह 2025-26 चल रहा है, अभी भी तुम वहीं लटके हो। कहा कि रुको ना, उसके बाद 2010 की कहानी भी सुनो। 2010 में सीता सोरेन और मथुरा प्रसाद और भी कई लोगों के बारे में क्या खबरें चल रही थी, और किस तरह ईडी, सीबीआई और दूसरी जांच एजेंसियां उनके पीछे पड़ी। तब भी तो खेला हुआ था, यानी खेला तो होता रहता है। मैंने कहा, कहना क्या चाहते हो? कहा कि नहीं, तो समझा करो। दरअसल तुम आंकड़े की बात कर रहे हो और मैं दिल की बात कर रहा हूं। 2008 और 10 की कहानी इसलिए सुना रहा हूं कि तुम समझ सको कि आंकड़े से कुछ नहीं होता, दिल मिलने से होता है। और कांग्रेस और जेएमएम का दिल नहीं मिल रहा है। मैंने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो? किस बिना पर कह रहे हो? कहा कि जरा समझो, किस एक तरफा तरीके से कांग्रेस ने प्रणब झा की उम्मीदवारी का ऐलान किया, और जब प्रणब झा पर संकट गहराया और परिमल नाथवानी के का नामांकन पर सवाल खड़ा हुआ, तब सिर्फ कांग्रेस ही मोर्चाबंदी करती नजर आई। विधानसभा के अंदर प्रदर्शन हुआ, कांग्रेस के विधायक धरने पर बैठे, प्रदर्शन किए, लेकिन जेएमएम कहां था? मैंने कहा, इसलिए नहीं था कि जेएमएम को सूचना नहीं दी गई थी। जोगेंद्र प्रसाद ने तो साफ कर दिया कि उन्हें इस बात की सूचना नहीं थी। यानी कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतार रही थी, कांग्रेस परिमल नाथवानी का नामांकन रद्द करने की मांग कर रही थी, तो कांग्रेस समझे जेएमएम को सूचना ही नहीं थी। कहा कि यही तो खेल है। पूरी दुनिया को पता था कि परिमल नाथवानी का नामांकन पर सवाल कांग्रेस ने खड़ा किया है। पूरे दुनिया को मालूम था, पूरे झारखंड को मालूम था, और कांग्रेस खेमे से यह बात सामने लाई जा रही थी। यह बात भी तय हो चुकी थी कि कांग्रेस विधानसभा के अंदर प्रदर्शन होगा। फिर जेएमएम को जानकारी क्यों नहीं थी? मैंने कहा, छोड़ो नया बात। शाम होते होते संयुक्त प्रेस पीसी तो हुआ ना, और पीसी में चीजें साफ हो गई ना। उसने कहा कि
पीसी पीसी से दिल मिलता है क्या? पीसी तो 2010 में भी हुआ, 8 में भी हुआ। मैंने कहा कहना क्या चाहते हो, थोड़ा खुल के बताओ। उसने कहा कि सुनो, कांग्रेस अपनी जमीन तैयार कर रही है। कांग्रेस हेमंत कृपा पर रहने को तैयार नहीं है, हेमंत कृपा से आगे बढ़ने की तैयारी में है। मैंने कहा वो कैसे? कहा कि जरा बंधु तिर्की का बयान सुनो। बंधु तिर्की नगरी के मामले में क्या बोल रहे हैं? वे बोल रहे हैं कि यदि नगरी की जमीन ले ली गई तो आदिवासी समाज के पास कुछ नहीं बचेगा। कितना तीखा तेवर है। और वे बंधु तिर्की कह रहे हैं वे अंतिम दम तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे। तो क्या बंधु तिर्की जो बयान दे रहे हैं वे उनका व्यक्तिगत बयान है? और क्या पार्टी की सहमति उससे नहीं है? मैंने कहा ऐसा तुम क्यों समझते हो? उसने कहा कि जरा बंधु तिर्की को समझने की कोशिश करो। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिण छोटा नागपुर में बंधु तिर्की एक बड़ा चेहरा है, आदिवासी समाज का बड़ा चेहरा है। तुम्हें नहीं लगता कि बंधु तिर्की को आगे कर सरकार पर हमले किए जा रहे हैं? मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? गठबंधन की सरकार है, गठबंधन की सरकार अपने ही सरकार पर हमला क्यों करवाएगी? बंधु तिर्की का अपना दर्द रहा होगा, आदिवासी समाज की जो पीड़ा है बंधु तिर्की ने उसे इजहार किया होगा। कहा कि सुनो, फाइनेंस मिनिस्टर राधा कृष्ण किशोर को देख रहे हो ना? राधा कृष्ण किशोर सिंघम के अंदाज में पलामू में खनन माफिया के विरुद्ध मोर्चे पर है। कभी देखा था क्या? और खनन माफिया यदि राज्य में चल रहा है तो सुबह झारखंड में सरकार किसकी है? और फाइनेंस मिनिस्टर सवाल किस पे खड़ा कर रहे हैं? और उससे पहले सोचो, जिस तरीके से भोजपुरी मघी के सवाल पर कांग्रेस दो फाड़ होती नजर आई। एक तरफ बंधु तिर्की, दूसरी तरफ दीपिका पांडे, राधा कृष्ण किशोर, संजय यादव। तो तुम्हें नहीं लगता कि वह भी एक पॉलिटिकल बिसात थी? यानी कांग्रेस एक लंबी प्लानिंग कर रही है। मैंने कहा वो क्या लंबी प्लानिंग है? कहा कि ये भूल जाओ कि प्रणब झा हारे या जीते। प्रणब झा हारते भी हैं, परिमल नाथवानी जीतते भी हैं, तो कांग्रेस का लव लेटर तैयार है। मैंने कहा कांग्रेस का लव लेटर तैयार है? कहा हाँ, कांग्रेस 2029 की तैयारियों में जुट गई है और 2029 की तैयारियों में ही या तैयारियों के लिए ही बंधु तिर्की इस तरह के बयान दे रहे हैं। और 2029 की तैयारी के लिए ही राधा कृष्ण किशोर पलामू में सिंघम के अंदाज में सामने आ रहे हैं। 2029 की तैयारी के लिए ही भोजपुरी मघी के सवाल पर कांग्रेस इतना आतुर है, व्याकुल है। दरअसल कांग्रेस अपनी सरजमीन की तलाश कर रही है। मैंने कहा ये कैसे समझ रहे हो? कहा कि जरा देश के हालात को समझो। केरल में क्या हुआ? केरल में कांग्रेस की जीत हुई। कांग्रेस की जीत हुई। शशि थरूर की आकांक्षाएं आसमान उड़ रही थी। लग रहा था उन्हें सीएम बना दिया जाएगा, लेकिन हुआ क्या? राहुल गांधी ने जिसे चाहा सीएम बना दिया। कर्नाटक में सिद्धारमैया की विदाई हो गई। कहीं हंगामा हुआ? अमूमन कांग्रेस में ऐसा होता है क्या? कांग्रेस में एक मंत्री का पद जाता है, हंगामा खड़ा हो जाता है, सड़कों पर प्रदर्शन होता है। सिद्धारमैया की विदाई हो गई, कुछ नहीं हुआ। और तमिलनाडु को देखो, जिस तरीके से डीएमके से कांग्रेस ने नाता तोड़ा और अचानक से थलापति, विजय थलापति के पक्ष में उतरा। तुम्हें नहीं लगता कांग्रेस बदल रही है? मैंने कहा यार थोड़ा विस्तार से समझाओ। उसने कहा विस्तार से ही समझा रहा हूं। उत्तर भारत में जब जब कांग्रेस का पतन होता है तो दक्षिण भारत से कांग्रेस का जन्म होता है। कांग्रेस 4 राज्यों में, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना में सरकार में है। और तमिलनाडु जो एक अछूता था, आज वह भी वहां भी वह गठबंधन का हिस्सेदार है। यानी पूरा का पूरा दक्षिण में कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है। अब कांग्रेस बदल चुकी है। और जिस तरीके से कांग्रेस को चुनौतियां मिल रही थी ममता बनर्जी से, नीतीश कुमार से, इंडिया गठबंधन का जो खांचा तैयार हुआ था,
नीतीश कुमार उसके सिरमौर थे। आज नीतीश कुमार के अंदर प्रधानमंत्री बनने की चाहत भी थी और इसीलिए तो इंडिया गठबंधन को तैयार किया गया था। लेकिन आज नीतीश कुमार कहां है? न सीएम है, पीएम तो दूर, सीएम की कुर्सी भी चली गई। और जिस नीतीश कुमार को कन्वेनर बनाने से ममता बनर्जी रोक रही थी, रोड़ा लगा रही थी, आज ममता बनर्जी का पूरा कुनवा बिखर गया। और उससे आगे सोचो, अब ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और एनसीपी, जो शरद पवार कभी पिछड़ों के बड़ा नेता होते थे, मराठों का बड़ा नेता होते थे, देश का बड़ा चाणक्य होते थे, आज पूरी पार्टी कांग्रेस में तिरोहित करने को तैयार है। यानी ममता भी गई। हाल देखो चुनाव में हुआ क्या, पूरा सुपड़ा साफ हो गया। अब विपक्ष में यदि कोई है तो वो कांग्रेस है। पूरे देश में यदि विपक्ष की भूमिका कोई निर्वाह कर रहा है तो वह कांग्रेस करता नजर आ रहा है। और तमाम क्षेत्रीय दल जो कभी कांग्रेस को आंख दिखाते थे, भाजपा उसे निगल गई। वो असम गण परिषद हो, जदयू हो, बीजेड हो, अकाली दल हो, तमाम क्षेत्रीय दल जो कभी कभी अपनी अस्मिता को दिखाते थे, अपनी पहचान की बात करते थे, आज सिरे से गायब है। यानी पूरा मैदान अब कांग्रेस के लिए तैयार है। उस हालत में कांग्रेस झारखंड में कितने दिनों तक दब्बू बनकर रहेगी। और यही कारण है कि कांग्रेस ने एक तरफा तरीके से बगैर विश्वास में लिए प्रणब झा की उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया। मैंने कहा प्रणब झा का ही ऐलान क्यों किया? और किसी आदिवासी चेहरे को आगे कर सकती थी, किसी दलित चेहरे को कर सकती थी। जुगनू ने कहा सुनो, कांग्रेस का जो वास्तविक वोट बैंक है, जो पुराना जनाधार है, वह अगड़ी जातियों का है। वह पहले अपने पुराना जनाधार को वापस पाना चाहती और इसीलिए उसने प्रणब झा के नाम को आगे किया। और प्रणब झा की हार भी होती है या कांग्रेस को इसकी आशंका पहले से रही होगी। 2008-2010 की कहानी कांग्रेस भुला नहीं गई है, उसे आज भी याद है। और जब प्रणब झा की उम्मीदवारी का ऐलान कर रही थी तब भी उसे पता था कि इसका हश्र क्या होने वाला है। कांग्रेस ने बेहद ही चालाकी से अगड़ी जातियों को एक मैसेज दे दिया कि कांग्रेस तुम्हारे साथ है। और ये प्रणब झा की हार होती है तब इसका मैसेज अगड़ी जातियों के बीच में किया जाए। मैंने कहा क्यों चकरा रहे हो? कहा चकरा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं। कांग्रेस बदल रही है, पूरे देश के स्तर पर बदल रही है। कांग्रेस को लगने लगा है 2029-30 में उसकी वापसी होनी है और भाजपा अपने चरमोत्कर्ष पर है। इसके आगे भाजपा के लिए अब कोई गुंजाइश नहीं है। दक्षिण पर उस कांग्रेस का कब्जा हो गया है। अब वहां से वह नई रणनीति, नए कलेवर के साथ उत्तर की ओर आएगी। मैंने कहा तो इसका झारखंड से क्या संदर्भ है? कहा कि सुनो, 6-7 वर्षों की सरकारें चल गई। इस 6-7 वर्षों में सरकार के प्रति एक एंटी इनकम्बेंसी भी पैदा हो गई है। कांग्रेस नहीं चाहती कि वह उस एंटी इनकम्बेंसी का हिस्सा बने, इसलिए वह भोजपुरी के सवाल पर, मगही के सवाल पर, अंगिका के सवाल पर अलग रुख अपनाती है। कांग्रेस नहीं चाहती कि दलितों में, पिछड़ों में, खासकर आदिवासी समुदाय में इस सरकार के लेकर जो नाराजगी पसर रही है वह उसका हिस्सेदार बने, इसलिए वह बंधु तिर्की को आगे कर रही है। कांग्रेस नहीं चाहती कि पलामू, जो कभी कांग्रेस के लिए मजबूत किला होता था, उसके लिए आज भी बंजर रहे। इसलिए राधा कृष्ण किशोर सिंघम अवतार में सामने आ रहे हैं। यानी कांग्रेस इस बात को समझ चुकी है कि उसके साथ खेला हो सकता है। यानी प्रणब झा के साथ वही हो सकता है जो 2008 में किशोरी लाल के साथ, किशोरी लाल जो जेएमएम के उम्मीदवार थे, अपने ही उम्मीदवार के साथ जेएमएम ने जो खेला किया था। तो जो पार्टी जेएमएम अपने ही उम्मीदवार के साथ खेला कर सकती है, वह कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ खेला क्यों नहीं करेगी? यानी अपना ही उम्मीदवार किशोरी लाल को जाने से रोक सकती है। और 17 में से महज उसे 8 वोट मिलते हैं। यानी जिस जेएमएम के पास 17 विधायक थे, महज 8 विधायकों ने किशोरी लाल को वोट दिया।
और बाकी सब यानी 9 परिमल नाथवानी के साथ खड़ा हो गए। तो क्या कांग्रेस को इसकी जानकारी नहीं थी? कांग्रेस को इसकी जानकारी थी, समझ थी। कांग्रेस चाहती है प्रणब जब हारे, प्रणब झा की पराजय हो, तो सारा ठिकरा जेएमएम पर फोड़ दिया जाए, या कहा जाए कि गद्दारी उस खेमे से हुई। और जब गद्दारी उस खेमे से हुई है तो इसका मैसेज जनता तक भी जाएगा, और भाजपा विरोधी जो एक बड़ा वर्ग है वहां भी यह मैसेज जाएगा। कांग्रेस इसी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। बहुत संभव है प्रणब झा चुनाव हार जाए, लेकिन प्रणब झा के हारने से कांग्रेस की रणनीति नहीं बदलने वाली है। कांग्रेस नए तेवर, नए कलेवर में आगे की लड़ाई लड़ रही है। वह 2029 की लड़ाई लड़ रही है। 2029 के पहले वह अपना लव लेटर तैयार करेगी, और लव लेटर यह होगा कि इस अबुआ सरकार में, इस जेएमएम कांग्रेस की सरकार में जो कुछ भी हुआ उसके लिए यदि कोई जिम्मेवार है तो जेएमएम है। यदि लोगों को, छात्रों को समय पे रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, समय पे परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, 450 रुपया में गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, भोजपुरी, अंगिका, मैथिल को शामिल नहीं किया जा रहा है, तो इसका जिम्मेवार और कोई नहीं, जेएमएम है। आज नगरी में किसानों के आदिवासी रैयतों से जमीन छीनी जा रही है, तो इसका जिम्मेवार कांग्रेस है। यदि पलामू की भाषा छीन ली गई तो इसका जिम्मेवार जेएमएम है। यानी 6 वर्षों के, 7 वर्षों के, या कहें 2029 के पहले इस गठबंधन की सरकार की जितनी नाकामियां हैं वो सब जेएमएम के भरोसे, जेएमएम के सिर फुड़ा जाए और कांग्रेस एक नई भूमिका में सामने आए। इसलिए कांग्रेस नए तेवर, नए कलेवर में, नए मुद्दों के साथ जा रही है। मैंने कहा इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो कि बंधु तिर्की के पीछे कांग्रेस है? इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कि राधा कृष्ण किशोर के पीछे कांग्रेस है? एक इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कि दीपिका पांडे जो बयान दे रही है भोजपुरी और मगही को लेकर वह कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है? उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है प्लान सिर्फ जेएमएम बनाती है? वह दौर खत्म हो गया। क्षेत्रीय पार्टियों का दौर सिमट रहा है। पूरे देश में 2 ही विकल्प है, या तो आप भाजपा के साथ जाइए या कांग्रेस के साथ जाइए। जेएमएम एंटी भाजपा वोटों के सहारे ही सत्ता में आई है, और जब कांग्रेस की ओर से उसकी इसी विश्वसनीयता पर प्रहार किया जाएगा, यह सवाल पूछा जाएगा कि यदि हमारे 56 विधायक थे तो प्रणब झा की जीत क्यों नहीं हुई, तब वह विश्वसनीयता कमजोर होगी। अब यही कांग्रेस की प्लानिंग है। कांग्रेस इस भरोसे नहीं है कि प्रणब झा की हार होगी, प्रणब झा की जीत होगी। कांग्रेस तो दूर की कौड़ी खेल रही है, और दूर की कौड़ी यह है कि 2029 के पहले कांग्रेस अपने उस सरजमीन को प्राप्त करे, उस सियासी जमीन को प्राप्त करे जो कभी संथाल में थी, जो कभी कोल्हान में थी। संथाल, कोल्हान छोड़िए, पलामू, पूरे इलाके में कांग्रेस का डंका बजता था, और यही कांग्रेसियों की पीड़ा है। कांग्रेस गठबंधन में भी है, कांग्रेस हेमंत के साथ भी है, कांग्रेस हेमंत कृपा पर भी है, लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस अल्टरनेटिव प्लान भी तैयार कर रही है। मैंने पूछा, जुगनू तुम्हें लगता है यह सब कुछ इतना आसान है? उसने कहा, राजनीति में कुछ भी आसान नहीं होता। राजनीति कंट्राडिक्शन का खेल है। एक सिरा पकड़ते हो दूसरा सिरा बिखर जाता है। देखना होगा कांग्रेस जिस तरीके से आगे बढ़ रही है कब तक बढ़ती है, और क्या वास्तव में वह इस इंटरनल प्लान को इंप्लीमेंट कर पाती है। क्योंकि कांग्रेस इतना समझ चुकी है कि अब हेमंत कृपा पर वह झारखंड में सत्ता में बहुत दिनों तक नहीं रह सकती, या रहेगी तो सत्ता में रहते हुए भी सत्ता से दूर रहेगी, जो आज उसके साथ हो रहा है। बड़े गंभीर सवाल कर रहे हो और बड़ा गंभीर इशारा कर रहे हो। कहा कि देखते जाओ, 18 तारीख नजदीक है,
और इसी 18 को तुम्हें इसका जवाब मिल जाएगा कि 56 के 56 विधायक इंडिया गठबंधन के साथ रहते हैं। और यदि टूट होती है तो कहां से होती है? जो कहा जा रहा है कि कांग्रेस में टूट होगी, कांग्रेस के विधायक बितकेंगे, कांग्रेस के विधायक गद्दारी करेंगे, क्या कांग्रेस में होगी? या फिर 2010 की तरह फिर वही होगा, 8 की तरह फिर वही होगा जो किशोरी लाल के साथ हुआ था? मैंने कहा जुगनू, इशारा तो तुमने बड़ा किया है, देखते हैं 18 तारीख को कौन सा भूचाल आता है। शुक्रिया, नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।